Great to see all of you here. From my side, everything has been fine. Okay, so बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं आज जो अमेंडमेंट हुई है इन जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी आज का स्पीच था उसके थ्रू जो भी अमेंडमेंट्स हुई है हमारे पार्लियामेंट में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम अमेंडमेंट से नहीं डिस्कस करने वाले कि उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, उसका लॉजिक क्या है, बहुत सारी बातें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। So let me ask you a simple question. Are you excited for this session? If yes, quickly type in the chat box, excited, super excited, because this is not the general session. नहीं आज कोई हम लोग जनरल इनकम टैक्स, जीएसटी, जनरल जो सेशन होता है एकेडमिक्स रिलेटेड वैसे कुछ भी हम बात नहीं करने वाले हैं। ये सेशन हमारा यूनिक इसलिए है बिकॉज आज के सेशन से मैं सिर्फ आपको अमेंडमेंट से नहीं बताने वाला हूं, बट वो अमेंडमेंट का इफेक्ट क्या होगा, क्लाइंट से आपको क्या बात करनी पड़ेगी या क्या क्लाइंट के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये सब हम बात करने वाले हैं। इन दैट पर्पस दिस इज अ वेरी यूनिक सेशन, यानी ये सिर्फ थियोरेटिकल सेशन नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सेशन। और आज के सेशन में हम ये सब बातें करने वाले हैं। सो नाउ लेट मी quickly share you the screen to you here. Okay, can you see the screen? If yes, type in the chat box yes. So budget 2024 जो हमारा अभी जुलाई में आज जो बजट आया उससे रिलेटेड हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज के जो सेशन है आज जो बजट आया, तो बजट अगर आप देखोगे इसका एक क्लियर कट रोड मैप था बजट का, और ये रोड मैप जो है जो कि यानी ये इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट्स होगा एज ए इकोनॉमी एज अ होने वाला है, बट इसके अलावा इसका जो मेजर बेनिफिट है वो गरीब लोगों को होना चाहिए। दिस इज व्हाट द इंटेंशन इज। सेकेंडरी वुमेन्स को होना चाहिए, ओके, वीकर सेक्शन है उनको बेनिफिट होना चाहिए। तीसरा जो यूथ है, यूथ के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई है, और उसके अलावा फार्मर्स। तो ये 4 वे सेंट्रिक बजट है। इन शॉर्ट इस बजट में एम्प्लॉयमेंट्स को उन्होंने इनकरेज किया हुआ है, उसके अलावा स्किलिंग पे, यानी जितनी यूथ की स्किल ज्यादा डेवलप होती है उतनी ही ऑब्वियसली यानी जो स्किल सेक्टर है उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली ये इसका इफेक्ट होगा हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में। उसके अलावा जो मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी उन्होंने काफी इजी किया, जैसे लोन रिलेटेड एस्पेक्ट वो उन्होंने काफी इजी किया हुआ है, जैसे मशीनरी के लिए उनको लोन लेना, ये वो काफी सारी उन्होंने कंडीशंस वो है वो माइल्ड की है सो दैट दे कैन गेट द लोन। उसके अलावा जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए भी उन्होंने ऑब्वियसली टैक्सेशन में कुछ राहत दी हुई है। ओके, यस, let me tell you that this session, the recording will be available in the TCB recording section also. अच्छा, उसके अलावा there could be number of participants who are out of this education system, यानी वो education system से नहीं है, they might have attended my live session, okay, but few might be the new participants, okay, but let me tell you that in this session I'm going to accommodate everybody who want to know प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पार्ट अबाउट द टुडे सेशन। और आज हम जो बात करने वाले हैं, हम कोई ऐसे जनरल बात नहीं करने वाले कि जस्ट थियोरेटिकली ये कैसे अमेंडमेंट क्या हुआ, कौन से अमेंडमेंट है। इट्स वेरी सिंपल, आप वो फाइन प्रिंट निकाल सकते हो, आप पढ़ सकते हो, और उतना ही एस्पेक्ट नहीं है हमारा। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्लाइड हियर। तो बिफोर दैट थोड़ा सा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दूं। फिस्कल डेफिसिट जो आज के जो बजट है, उन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा बजट में कि फिस्कल डेफिसिट हम लोग 4.9% तक लेके आएंगे। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, यू शुड अंडरस्टैंड, और इसका इफेक्ट क्या होता है ये भी आपको समझना है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि आपके जो खर्चे हैं और आपका जो एक्सपेंडिचर है उसमें 5% का डिफरेंस है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, से 4.9% का, यानी मोटा मोटा था 5% का। 100 रुपीज अगर इनकम है, आमदनी 100 रुपीज है, और अगर मान लो 105 रुपीज अगर खर्चा हो रहा है, ओके, तो क्या हो रहा है, 5%, जो 5 रुपया जो है वो एक्सेस, ये नहीं आपको लोन देना पड़ेगा, यानी इकोनॉमी पे बर्डन आएगा, गवर्नमेंट पे बर्डन आएगा। तो ये जो डेफिसिट होता है वो जितना बड़ा होता है उतना ही गवर्नमेंट कंट्री पे, उस कंट्री पे बर्डन आता है, और ये जो डेफिसिट जितना कम होता जाता है उतना ही इकोनॉमी स्ट्रांग बनती जाती है। ओके, मैं आपको उल्टा एग्जांपल देता हूं। लेट टेक द एग्जांपल से योर सैलरी इज 1 लाख रुपीज पर मंथ, ओके,
और आप खर्चा कर रहे हो 1,05,000 रुपीज, तो आप क्या करोगे? 5,000 रुपीज कुछ तो जुगाड़ करोगे, आप किसी से लोन लोगे, ओके, या किसी से एडवांस लोगे, कुछ ना कुछ करोगे आप। तो इससे क्या होगा? फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं। पर उल्टा एग्जांपल लो, आपका इनकम 1,00,000 रुपीज है और खर्चा 90,000 ही हो रहा है, तो क्या होगा? 10,000 सरप्लस हो रहा है। तो ये जो डेफिसिट जितना कम होगा, उतना ही जो वर्ल्ड वाइड इंडिया का रैंकिंग जो है वो ज्यादा बेटर होगा। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए फॉरेन कंपनीज ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आती है और उसकी वजह से ऑब्वियसली इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। और इसीलिए जो डेफिसिट है वो कम से कम होना चाहिए। अगर आप फेब्रुआरी का एग्जांपल अगर ले, तो फेब्रुआरी में जो बजट आया था, तो एट दैट टाइम द फोरकास्ट वाज इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 इट द डेफिसिट विल बी रिड्यूस्ड टू 5.1%। बट अब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम उससे भी कम लेके आएंगे और आने वाले दिनों में ये और भी कम हो सकता है। आई होप इट इज बीन वेरी क्लियर टू यू डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट का यानी इसका इंप्लीकेशन क्या होगा इकोनॉमी में। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो यूथ के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आई। अब ये बजट के एक सबसे अच्छा जो फीचर है इस बजट का, कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को बहुत एनकरेज किया है। अब ये तो उन्होंने बजट में तो कहा है, अब सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो प्रैक्टिकली इसको कैसे एंटरटेन करने वाले हैं। दिस इज अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, क्योंकि प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने तीन स्कीम लेके आई है यूज के लिए, यानी इसमें एम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी हो। अच्छा, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो सबसे पहला तो है कि एम्प्लॉयर को एनकरेज करना है। अच्छा, एम्प्लॉयर एनकरेज कब होगा? एम्प्लॉयर एनकरेज तब होगा जब उसको मैन पावर कम पैसे में मिलेगा, ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट ने इस पे भी फोकस दिया है। दूसरा, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय पे भी फोकस किया हुआ है कि एम्प्लॉय को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, ओके। और इस तरीके से उन्होंने विन विन सिचुएशन की है, सो दैट आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। जैसे कि आप देख सकते हो स्कीम ए जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, ओके, तो 1 month wage to the new entrants in all formal sectors in 3 installments up to ₹15,000, ओके, यानी जो नए एंट्रेंस है इस इंडस्ट्री में उनको अप टू 15,000 रुपीज तक का गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप देखोगे 210 लाख, ओके, यानी 2 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा यूथ को इसका बेनिफिट होगा। दूसरा, सेकंड स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है बजट में, दैट इज अ जॉब क्रिएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखोगे तो ये बहुत बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला सेक्टर है, ओके, और इसलिए ये सेक्टर से गवर्नमेंट को बहुत उम्मीद है। और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो भी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, ओके, तो यहाँ पे उन्होंने इंसेंटिव दिया है बोथ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर को थ्रू द ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ओके, कंट्रीब्यूशंस के थ्रू। और उन्होंने देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइड में मेंशन भी किया द स्पेसिफाइड स्केल फॉर द फर्स्ट 4 years। तो पहले 4 सालों के लिए ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में भी गवर्नमेंट का यहाँ पे योगदान होने वाला है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 30 लाख यूथ को बेनिफिट होगा। तो ये जो बजट है इसका एक इंपॉर्टेंट जो बेनिफिशियरी है वो यूथ से। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्लॉयर को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, इसलिए जो स्कीम सी लेके आई है गवर्नमेंट, एंड दैट इज ईपीएफओ के थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर अप टू 3,000 पर मंथ फॉर द 2 years। यानी देखो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है, तो कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है। तो गवर्नमेंट का कहना है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसमें भी सम थोड़ा पार्ट जो है वो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट होने वाला है। और इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है कि अराउंड 50 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे। यानी मोटा मोटा सा अगर आप देखोगे तो ये बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आने वाले दिनों में होने वाला है, ओके। Now, let me tell you a few important points here. If you have any questions, note down the questions. Okay, you can even note down the slide number also. Okay, I'm going to answer all your questions, but in between हो सके मैं जो चाहे तो मैंने possibility कम है मैं आपके questions को entertain करूँ, because I don't want to any disturbance और मैं flow भी में change नहीं करना चाहता हूँ इस सेशन का। दूसरा, आपके बहुत सारे questions मेरे subsequent slides में कहीं ना कहीं पे cover होने वाले हैं। So now let's come to the next slide here, हाउसिंग नीड्स। अब देखो हाउसिंग नीड मिडिल क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो गवर्नमेंट का कहना है कि पीएम आवास योजना यानी इसमें अर्बन 2.0 ये जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आई, इसमें 1 करोड़ यानी 1 करोड़ घर गवर्नमेंट को बनाने हैं पुअर और मिडिल क्लास लोगों के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। अब देखो जैसे घर, अब आपको लग रहा होगा कि अरे सर इतना बेनिफिशियरीज दे रहा है, कुछ अदर सेक्टर्स को बेनिफिट होगा, ऑब्वियसली होगा। जैसे सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो सेक्टर ऑब्वियसली इसमें इस सेक्टर को बेनिफिट होगा। अदर सेक्टर्स को पेंट, जैसे मान लो बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे मान लो कोई घर बनाएगा उसको पेंट भी करेगा तो पेंटिंग अगेन वहां पे केमिकल इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। लाइक दैट इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पर गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट पहला तो ये कहना है कि ये जो है ये मिडिल क्लास और जो पुअर लोग हैं उनको ये बेनिफिट होना चाहिए। और इसके लिए एस्टिमेट किया गया कि इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड ₹10 लाख करोड़। अब इसमें दूसरा और एक बेनिफिट है, लोगों के जितने ज्यादा घर है ना, लोगों को घर मिल रहा है तो वो रेंट पे भी देंगे। तो जो जिनके पास घर नहीं है उनको रेंट यानी एक अफोर्डेबल रेंटिंग पे अच्छे घर मिल सकते हैं। यानी जो यानी वन ऑफ द बेसिक नीड है शेल्टर। तो ये जो है पुअर और मिडिल क्लास लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा यानी हम कह सकते हैं ये कदम लिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, चलो थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे टुवर्ड द टैक्सेशन पार्ट। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स, एंजल टैक्स इज बीन एबॉलिश। एंजल टैक्स का मतलब है कि जो बेसिकली सेक्टर्स होते हैं आईपीओ लाने के पहले जो भी स्टार्टअप्स होते हैं और वो जब उनकी इक्विटीज बेचते हैं तो उस टाइम पे जो टैक्सेशन एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये हम सब खत्म करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स होंगे और उसकी वजह से अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। दूसरा, गवर्नमेंट का कहना है कि हमें अगर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है तो सिंप्लीफाई करना है हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो सिंप्लीफिकेशन में गवर्नमेंट का कहना है कि अभी इंडिया में अगर आप देखोगे सो एक जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन और उसमें पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे टूरिज्म सेक्टर, तो टूरिज्म सेक्टर को गवर्नमेंट को प्रमोट करना है। और टूरिज्म में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो भी वो जो क्रूज सर्विसेज होती है आप देख सकते हो, जिसमें जहाँ पे बेज होते हैं रिवर्स होते हैं वहां पे क्रूज सर्विसेज, जो इंडिया में उतनी डेवलपमेंट नहीं है इस सेक्टर में। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी क्रूज सर्विसेज के लिए उनको हम अच्छा खासा टैक्सेशन में कंसेशन भी देंगे। तो दिस इज द मोटिवेशनल पार्ट फॉर द बेसिकली द टूरिज्म सेक्टर। सिमिलरली इंडिया में ये जो डायमंड पॉलिशिंग किया जाता है उस पे डायमंड्स के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं व्हाटसोएवर, तो ये इंडिया हब है और इसमें बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो जो डायमंड्स, तो डायमंड्स इंडिया में जो इंपोर्ट किए जाते हैं उस पे भी गवर्नमेंट ने अच्छी खासी यानी कंसेशन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो प्रोवाइड फॉर द सेपर हार्बर रेट फॉर फॉरेन माइनिंग कंपनीज, यानी जो इंडिया में रॉ फॉर्म में डायमंड सेल करते हैं। अब जितने कम दाम में डायमंड्स इंडिया में आएंगे उसमें पॉलिश होकर इंटरनेशनल मार्केट में उतने ही कम दाम में बेचे जाएंगे, जिसमें एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी होगी। तीसरा, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो फॉरेन कंपनीज है उनके लिए गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया कि इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम 40% to 35%। तो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकरेज करना है। पुअर्स के लिए, मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट अच्छी खासी स्कीम लेके आई है, यूथ के लिए अच्छी खासी गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है। So this is all about the generalization of the budget। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली टैक्सेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कस्टम्स रिलेटेड। तो कस्टम्स में ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, पर देखो गवर्नमेंट की थॉट प्रोसेस समझो। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है कि कुछ अगर हम इंपोर्ट करते हैं और इसमें अगर हमारी इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है, इंडियन इंडस्ट्री को, तो वो इंपोर्ट हम कम रेट पे भी, यानी इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है, उसमें भी हम कंसेशन देने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे। और इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स है उस पे
कस्टम्स ड्यूटी जो है वो कम करने का फैसला किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो कैटेगरीज है, जैसे कि पहले फुल्ली एग्जाम 3 मोर कैंसर मेडिसिन फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। तो देखिए आप मेडिसिनल है जिसकी रिक्वायरमेंट है इंडिया में, तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये मेडिसिन को अफोर्डेबल अगर हमें बनाना है, जो पर्टिकुलरली कैंसर रिलेटेड है, और इसमें पुअर मिडिल क्लास भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इतना खर्चा वो नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ये लाइफ सेविंग है और इसलिए हम इसकी कस्टम्स ड्यूटी में कटौती करने वाले हैं। Similarly, with the case of the reduction of the basic customs duty to 15% on mobile phones, mobile PCBA, chargers, etc. अब देखो, अगर आप 5 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, तो मोबाइल सेक्टर इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होता था, बट देन लेटर ऑन गवर्नमेंट हैज एनकरेज्ड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोबाइल फोन्स, पर्टिकुलरली आफ्टर द कोविड। और अब इंडिया उस स्टेज तक आ गया है जिसमें काफी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, और इसीलिए गवर्नमेंट का कहना कि नाउ वी कैन रिड्यूस द कस्टम्स ड्यूटी रिलेटेड टू मोबाइल्स एंड एक्सेट्रा। ओके, थर्ड, reduce the custom duty on gold and silver to 6% and platinum to 6.4%। यानी अब देखो, आप गोल्ड के रेट्स, इफ यू ऑब्जर्व दैट, आज गोल्ड के रेट्स भी थोड़े कम हो गए हैं। ओके, लेट मी टेल यू दैट, अब देखो गोल्ड, जितनी ज्यादा कस्टम्स ड्यूटी होती है उतनी ही स्मगलिंग बढ़ती है। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज, अगर आप देखोगे पुराने मूवीज अराउंड 80s की मूवीज, तो उस टाइम पे जो स्मगलर, यानी अगर आप विलन देखोगे तो स्मगलर ही होता था, ओके, गोल्ड इंपोर्ट करता था। अच्छा, स्मगलिंग क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है स्मगलिंग बिकॉज कस्टम ड्यूटी अगर ज्यादा है, तो ड्यूटी चोरी अगर करनी है तो गुड्स को स्मगल करना है इंडिया में। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये अगर ज्यादा हम गोल्ड्स पे रेट्स रखेंगे तो स्मगलिंग ज्यादा होती है, इससे अच्छा क्यों ना हम लोग इसको रेट्स ही कम करें, सो दैट स्मगलिंग कम होगी, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड्स फॉर्मल चैनल से इंडिया में आएगा, एंड ओवरऑल इकोनॉमी विल बी बेनिफिटेड। Then reduce the basic customs duty on the shrimp and fish to 5%. Okay, then exempted more capital goods for the manufacturing of solar cells and panels। अब देखो, सोलर एनर्जी बहुत बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का, बिकॉज एनर्जी जितना इनफ्लो ज्यादा होगा एनर्जी से, ऑब्वियसली उतनी ही इंडस्ट्री डेवलप होगी, और जो सोलर एनर्जी के पैनल्स और उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ये मेनली चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी अगर इंडस्ट्री को, अगर सोलर इंडस्ट्री को अगर सपोर्ट चाहिए तो हमें ये कम करना पड़ेगा, and that's why government has taken the step to reduce or exempt the capital goods for the manufacturing of solar। capital goods का मतलब है machineries and all that। okay, then उसके अलावा जो 25 critical minerals है, उन्होंने वहां पे भी उन्होंने exempt किया हुआ है कस्टम ड्यूटी को, जिसका ऑब्वियसली शेड्यूल डिटेल में आ जाएगा। okay, so this is all about the customs duty। so now let's come to the direct taxes here, one of the very important parts you must be okay। I can see here so many participants, great to see all of you here। तो डायरेक्ट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर आज अगर आप देखोगे तो मेरा व्यू अगर मैं बताऊं आपको, तो डायरेक्ट टैक्स के एंगल से आई हैव अ वेरी मिक्स्ड व्यू, बिकॉज जो उम्मीदें थी आफ्टर द बजट, ऐसे लगता था, आई वॉज थिंकिंग कि बजट में हो सकता है कुछ टैक्स स्लैब में कुछ चेंज हो जाए। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट को थोड़ा हिट मिला है, बिकॉज इन द इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में मिडिल क्लास से, तो कुछ वो लोग कुछ टैक्सेशन में जैसे कि स्लैब रेट बढ़ा दे, ऐसा कुछ करे, पर ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है। थोड़ा सा किया हुआ है उन्होंने न्यू टैक्स रिजाइम में, बट ज्यादा उसका बहुत ज्यादा कुछ इंप्लीकेशन नहीं है। दूसरा, जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली कैपिटल मार्केट से गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा निकालने का प्लान किया हुआ है। कैसे? चलो हम इसके बारे में अब डिस्कशन करने वाले हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेशन, तो पहले तो अब देखो, मैं पहले उसको पॉलिसी पे बात करता हूँ। सी, गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग रैशनलाइज करते हैं पॉलिसी को। रैशनलाइज का मतलब है सिंप्लीफाई। ओके, और सिंप्लीफाई, जितनी पॉलिसी सिंपल होगी उतना लिटिगेशंस कम होंगे, बिकॉज ये फॉलो करना इजी होगा। ओके, जैसे कि माय सेशन है 7:30 PM,
अब आपको पता है हर वीक में मेरा सेशन 7:30 को होता है, तो ये फॉलो करना बहुत ईजी है। पर मैं एक दिन 8 बजे सेशन होगा, कभी 7:30 को होगा, फिर मेरा कभी व्हेनेवर डिफरेंट टाइम्स में अगर मेरा सेशन होगा तो आपके लिए ध्यान में रखना डिफिकल्ट है। सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। तो गवर्नमेंट से जो पॉलिसी है हम एक रैशनलाइज करते हैं, सिंपल बनाने की इसको कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में गवर्नमेंट ने कुछ यानी आइटम्स जो है कुछ हम कह सकते हैं कैपिटल गेन्स है उस पे टैक्स बढ़ाया भी है, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट रिलेटेड। तो हम यहाँ पे देख सकते थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स टू अट्रैक्ट 20% टैक्स रेट। यानी अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में अगर है तो 15% टैक्स डिडक्ट होता है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने 15% पे से 20% यानी 5% में इसमें बढ़ोतरी की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हिट मिला है बेसिकली जो भी स्टॉक एक्सचेंज में जो डील करते हैं उनको। ओके, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स टू अट्रैक्ट अ टैक्स रेट ऑफ 12.5%। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको समझना है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो मैं पर्टिकुलरली मैं पहले से शेयर्स रिलेटेड बात करता हूँ, इक्विटीज रिलेटेड, तो वहां पे 10% था टैक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे हम 10% को 12.5% यहाँ पे टैक्स करेंगे, यानी वहां पे अगर आप देखोगे कैपिटल गेन 2.5% से बढ़ गया है। दूसरा अदर फाइनेंशियल एसेट सेम इज एप्लीकेबल फॉर अदर्स ऑल्सो। अदर्स का मतलब है मान लो अगर कोई रियल एस्टेट कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसके लिए भी 12% है विदाउट ऑब्वियसली इंडेक्सेशन उन्होंने कहा है। ओके, सिमिलरली कोई गोल्ड सेल कर रहा है तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। ओके, देन increase in the limit of exemption of capital gain on financial asset to 1.25 lakhs per year। इसके बारे में और एक हमारी स्लाइड आने वाली है, और डिटेल डिस्कस करूंगा। तो इस पे बेसिकली जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है म्यूचुअल फंड्स है, ये जब सेल होते हैं तो सेल करने पे जो कैपिटल गेन आता है तो गवर्नमेंट का कहना हम 1 लाख रुपीस तक आपको एग्जम्पशन देते हैं, बट दैट एग्जम्पशन इज इंक्रीज बाय ₹25,000। सो नाउ द एग्जम्पशन इज 1,25,000 रुपीस पर एनम। ओके, चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अगेन वन ऑफ द गुड थिंग गवर्नमेंट हैज डन, दैट इज फॉर द न्यू टैक्स रिजाइम। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। See, government is encouraging the new tax regime। अच्छा, क्यों एनकरेज कर रही गवर्नमेंट? अच्छा, न्यू टैक्स रिजाइम पहले मैं फीचर बताता हूं आपको। न्यू टैक्स रिजाइम में जैसे गवर्नमेंट का कहना है आपको अब इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, जैसे टैक्स और इन्वेस्टमेंट एटीसी एटीडी ये नहीं भी करोगे फिर भी हम आपको बेनिफिट देंगे। ओके, अब यहाँ पे रीजन बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, फिर हम ये सेक्शन पे बात करने यानी ये जो अमेंडमेंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो सी गवर्नमेंट का कहना है, अब देखो इंडिया में कोई वैसे देखा जाए तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। अभी तो गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्टली स्टार्ट किया, बट ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो ये सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो गवर्नमेंट पहले इसको एनकरेज भी करती थी, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, दूसरा आप जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस लो, मेडिक्लेम लो, ये सब दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज थिंकिंग। पर गवर्नमेंट ने सोचा कि लोग सेविंग ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलेगी, बिकॉज जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतना वो कम पैसा खर्चा करेंगे, और कम पैसा खर्चा करेंगे इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी। और इसीलिए ऐसा कुछ लेके आते हैं कि जिसमें लोगों को सेविंग करने की जरूरत नहीं है टैक्सेशन के लिए, वो सेविंग नहीं करेंगे। ओके, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, जो टैक्स सेवर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें मैनिपुलेशन भी किया जाता है। जैसे मान लो किसी ने अगर सेक्शन 80C में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की और रिटर्न में वो 1.5 लाख दिखाता है और बेनिफिट लेता है, अब गवर्नमेंट कहां से चेक करेगा एडिशनल 50,000 रुपीज का बेनिफिट सही है या नहीं है? तो गवर्नमेंट के लिए कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों ना हम एक नई स्कीम लेके आए जिसमें ये इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही ना हो। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो यानी फाइनेंशियल 23-24 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या चेंज किया फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये बेसिकली ये न्यू टैक्स रिजाइम में गवर्नमेंट ने कहा कि देखो अप टू 0 to 3 लाख, ये पहले वाला है, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या चेंज किया गवर्नमेंट ने। अदरवाइज यू विल थिंक दैट कि सर इस साल ये गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है क्या, कि ये इस साल की अमेंडमेंट नहीं है ये। अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
2023-24 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अप टू 3 लाख नील, कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख टू 6 लाख के बीच में 5%, 6 टू 9 लाख के बीच में 10%, 9 टू 12 लाख के बीच में 15%, 12 टू 15 लाख के बीच में 15% और मोर देन 15 लाख जो है वो है 30% टैक्स। तो ये अब तक चल रहा था। अब गवर्नमेंट ने चेंज क्या किया, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट टू यू हियर। तो गवर्नमेंट का कहना है कि देखो हम आपको थोड़ा इसको लुक्रेटिव और बनाते हैं। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, अब समझो यहाँ पे, इसको गवर्नमेंट ने क्या किया, 9 लाख को यहाँ पे आप देख सकते हो 3 टू इसको 6 लाख को 7 लाख बना दिया गवर्नमेंट ने, यानी 7 लाख से 5% होगा। फिर ये जो है यहाँ पे ये जो 7 लाख टू गवर्नमेंट हैज डन हियर अप टू 10 लाख, आप जैसे देख सकते हो दिस बिकम 6 लाख को उन्होंने 7 लाख कर दिया। 7 लाख टू 10 लाख के बीच में 10% होगा। देन 10 लाख टू 12 लाख 15%, 12 टू 15 20% और अबाउ 15 लाख 30%, बाकी सेम है। यानी गवर्नमेंट ने चेंज क्या किया, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा ये चेंज किया है, यहाँ पे 7 लाख किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो 9 लाख और 10 लाख। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा, तो इसका ओवरऑल अगर आप बेनिफिट देखोगे तो बेनिफिट यह है कि लोगों की टैक्स की सेविंग होने वाली है अप्रोक्सीमेटली 17,500 रुपीज की। ओके, और ये नया टैक्स स्लैब है अप टू 3 लाख रुपीज नील, देन 3 लाख टू 7 लाख रुपीज 5%, then 7 lakhs to 10 lakhs rupees 10%, 10 lakhs to 12 lakhs rupees 15%, 12 lakhs to 15 lakhs 20% and greater than 15 lakhs it is 30%। ओके, तो इसमें एक बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजाइम जो भी अवेल करेगा उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है इसके लिए डिडक्शन होता है 50,000 रुपीज का, वो आपको मिल जाएगा 75,000 रुपीज, यानी 25,000 रुपीज की बढ़ोतरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या सिर्फ न्यू टैक्स रिजाइम वालों के लिए या ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए भी है? बट अभी तक जो रीडिंग, जो फाइन प्रिंट की जो रीडिंग मैंने की है उसमें यही है कि दिस 75,000 रुपीज ऑफ डिडक्शन इज ओनली फॉर न्यू टैक्स रिजाइम, यानी ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए तो 50,000 ही है। ओके, देन उसके अलावा जो फैमिली पेंशन होता है, ओके, तो फैमिली पेंशन गवर्नमेंट ने कहा कि उनके लिए डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स इंक्रीज फ्रॉम 15,000 टू 25,000। दिस इज अगेन विद द न्यू टैक्स रिजाइम ओनली। ओके, तो अब यहाँ पे अगर नटशेल देखोगे तो इसमें बेनिफिट होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 17,500 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट मोटिवेट करना चाहती है कि आप देखो ओल्ड टैक्स रिजाइम से मत जाओ, नया टैक्स रिजाइम लो, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करो। ओके, तो दिस इज व्हाट द अमेरिकन स्टाइल, यानी वहां पे देखोगे सेविंग ज्यादा करते नहीं है लोग, ज्यादा खर्चा करते हैं, ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट होती है। बट दिस इज अप टू इंडिविजुअल कि वो किस तरीके से कैसे आगे बढ़ना है, यानी सेविंग करना है या फिर विदाउट सेविंग अल्टरनेट टैक्स रिजाइम लेना है, वॉट एवर बी द केस इज। ओके, now let's come to the one of the very good amendment government has made for the partnership firm and the LLP। again very important part है जो आपको समझना है। okay, yes, am I audible? If yes, type in the chat box audible from my side, everything has been fine here। okay, am I audible? Am I audible? If yes, type in the chat box yes। okay, okay, yes, okay, from my side everything is fine। अगर किसी को मेरा आवाज अगर नहीं आ रहा है तो you check your system। okay, let me tell you that probably because from my side everything has been fine and I hope everybody is enjoying this session। are you enjoying this session? If yes, type in the chat box enjoying। okay, because if you your understanding is the most important part of this session, you're putting your valuable time for this session और मैं चाहता हूं कि आपको आज के सेशन से बहुत कुछ आपको नॉलेज मिले और ये जो नॉलेज आपको आज मिलने वाला है दिस यू शुड अप्लाई इन योर टैक्स कंसल्टेंसी करियर। बिकॉज आज का सेशन यानी मेजोरिटी जो मेरा पार्ट होता है वो फॉर द टैक्स कंसल्टेंट, जो एस्पायरेंट टैक्स कंसल्टेंट है उनके लिए।
कि और मैं लॉजिक के साथ इसलिए मैं बताता हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, बिकॉज लॉजिक अगर आपको पता है, रीजन पता है, इफेक्ट अगर अमेंडमेंट का पता है, तो वो आपको याद रखना इजी होता है। विदाउट द लॉजिक इट इज वेरी डिफिकल्ट। अदरवाइज वो जनरल सेशन होता है कि जिसमें सिर्फ अमेंडमेंट बताऊंगा, ये अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट है। आई डोंट बिलीव ऑन सच टाइप ऑफ द teaching. Okay, now let's again come to this next part, amendment for the partners. अब यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं। पार्टनरशिप फर्म की केस में, अगर आप एलएलपी पार्टनरशिप फर्म की केस में अगर आप देखोगे, तो टैक्सेशन पार्टनरशिप फर्म के और एलएलपी की केस में टैक्सेशन है 30%। वेयर अगर आप कंपनीज में अगर देखोगे, ओके, जिनका टर्नओवर 400 करोड़ तक है, जिन पे टैक्सेशन है 25%। यानी इसमें क्या हो रहा है, कोई भी अगर मान लो अगर कोई एंटिटी फॉर्म करना है, तो यहाँ पे लुक्रेटिवनेस लगता है कंपनी फॉर्म में। दिस इज वन थिंग, बिकॉज 25% ही टैक्स है। दूसरा, कंपनी फॉर्म में अगेन सैलरीज डायरेक्टर्स को देना, वहां पे काफी कुछ इम्यूनिटी है, यानी आप ज्यादा सैलरीज दे सकते, उसमें भी लुक्रेटिवनेस है। और पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर आप देखोगे, तो वो गवर्नमेंट का कहना था पहले, ओके, अभी अमेंडमेंट किया, तो रेड इंक पे जो मैंने दिया वो अमेंडमेंट है। तो गवर्नमेंट ने इसको कंपेरेबल करने के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट लेके आए। तो गवर्नमेंट का कहना है, जो आपका प्रॉफिट होता है, यानी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी का प्रॉफिट होता है। अच्छा, कौन सा प्रॉफिट? बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट का मतलब, पहले तो ये समझो बुक प्रॉफिट क्या होता है। बुक प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो जिसमें से पार्टनर को सैलरीज नहीं पे की है या पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे नहीं किया है। चलो थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पे बताता हूं, अगर आपके मन में कुछ अगर मिसिंग लिंक है, तो लेट मी क्लियर यू दैट टू यू हियर। लेट टेक द एग्जांपल, से दिस इज द पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। My handwriting has been compromised because I have not folded my laptop here. Let's take the example. यहाँ पे सेल है 20 लाख रुपीस का, ओके। लेट्स से परचेस किया हुआ है यहाँ पे, लेट टेक द एग्जांपल से 5 लाख रुपीस, ओके। देन अदर एक्सपेंसेस, रेंट है, जस्ट एग्जांपल 5 लाख रुपीस। आप देखो यहाँ पे, अब ये जो है, ये अब पार्टनर को सैलरी अभी तक पे नहीं की है, पार्टनर को इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो यहाँ पे जो बुक प्रॉफिट होगा, बुक प्रॉफिट इज 10 लाख रुपीस। कितना हो गया ये? 10 लाख रुपीस। कैसे? 20 लाख में से खर्चा कम किया हमने, सब खर्चा एक्सेप्ट पार्टनर को जो सैलरी है वो नहीं। अब गवर्नमेंट का कहना है, अगर आपकी सैलरी यानी आपका बुक प्रॉफिट कितना है? 10 लाख रुपीस का। तो अब नई प्रोविजन में क्या होगा? नाउ लेट्स सी है। नई प्रोविजन में गवर्नमेंट का कहना है बुक प्रॉफिट नेगेटिव है, क्या आपका? हमारे केस में नेगेटिव नहीं है, पर नेगेटिव होता तो भी आप 3 लाख रुपीस का रेम्यूनरेशन, सिंपल लैंग्वेज में सैलरी पार्टनर को पे कर सकते, ओके। पर मान लो अब यहाँ पे देखो, बुक प्रॉफिट हमारा 10 लाख है। अब पहले क्या था? ऑन फर्स्ट 3 लाख रुपीज, ओके, ऑन फर्स्ट 3 लाख रुपीज 1.5 लाख तक का बुक प्रॉफिट दिया जाता था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स पे। गवर्नमेंट का कहना है अब 6 लाख रुपए, पहले 6 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट पे आप 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब हमारे एग्जांपल में देखो, 6 लाख का जो बुक प्रॉफिट है, ओके, इसमें कितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? आइदर आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लाख रुपीज, 3 लाख और 90% ऑफ 6 लाख, यानी 6 लाख इंटू 90%, यानी हो गया 5.40 लाख। दोनों में से ज्यादा क्या है? तो दोनों में से ज्यादा है 5.40 लाख रुपीज, ओके। यानी आप पहले 6 लाख में से 5,40,000 रुपीज पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बैलेंस कितना बुक प्रॉफिट है आपका बचा हुआ? 4 लाख रुपीज। तो अब ये 4 लाख में से अगर आप हम देखेंगे अमेंडमेंट के बाद, अब देखो गवर्नमेंट का नॉन बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60% बुक प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यानी 4 लाख इंटू 60%, यानी कितना हो गया? 2.40 लाख। यानी अगर यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो टोटल बुक प्रॉफिट कितना हो गया? बताओ आप मुझे इन द चैट बॉक्स, ओके। 5.40 प्लस 2.4 यानी 7.8 लाख। यानी इसका मतलब है 7.8 लाख आप
जैसे पार्टनर्स रेम्यूनरेशन कंसिडर कर सकते हो 7.8 लाख। ओके, इसके अलावा आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट, लेट टेक द एग्जांपल से, दिस इज जस्ट द एग्जांपल, जो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल है, जैसे ए एंड बी, ये दो पार्टनर्स है, दोनों का कैपिटल है 5 लाख रुपए, टोटल कैपिटल हो गया 10 लाख का, इस पे आप 12% से इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो साल में, यानी ये भी 1,20,000 हो गया। तो ये जो 1,20,000 है इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। ओके, तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी यहाँ पे दिया जा सकता है। तो ये हो गया 1.20 लाख। तो यानी आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर देखो नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो 20 लाख में से अगर हम इतना सब कम करेंगे, कितना हुआ, आई थिंक 9 लाख 90, तो 1 लाख रुपीज का ही प्रॉफिट बचा यहाँ पे, करेक्ट, नेट प्रॉफिट। तो अब गवर्नमेंट का कहना है ये 1 लाख रुपीज पे 30% से आप हमें टैक्स पे करोगे। ओके, चलो, तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया पार्टनर्स की केस में क्या इफेक्ट होने वाला है। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले आप देख सकते हो पार्टनर्स की केस में 1.5 लाख रुपए तक का ही आप यहाँ पे देख सकते हो। सो 1.5 लाख रुपए निगेटिव अगर है तो 1.5 लाख, और अब 3 लाख किया गवर्नमेंट ने। दूसरा, पहले कैसे था कि 3 लाख रुपीज तक 1.5 लाख ही दिया जाता था, अब उन्होंने गवर्नमेंट ने वहां पे भी इंक्रीज किया हुआ है। दिस इज व्हाट द केस इज। तो यहाँ पे लुक्रेटिवनेस जो है पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी का बढ़ गया है, यानी लोग जरूरी नहीं है कि कंपनी फॉर्म ही करेंगे। ओके, दिस इज व्हाट द बेनिफिट हियर इज। Okay, now let's come to the next part of this session. इसमें next part का मतलब है कि next amendment में हम बात करने वाले हैं, that is buyback of shares. अभी तो देखो गवर्नमेंट इस बजट में जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है उनके पीछे पड़ गई है ना, जितना उनको आप यानी जितना, यानी एक्चुअली ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये अमेंडमेंट चाहे तो अब नहीं लेके आते तो भी चलता, मे भी नेक्स्ट बजट में वो रख सकते थे, बट उन्होंने कहा कि सब कुछ हम यही से अब स्टॉक मार्केट से हमें पैसा निकालना है। अब जो बायबैक ऑफ शेयर्स होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो बायबैक होता है शेयर्स का, तो उस केस में हम जो है डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को टैक्सेबल करने वाले हैं। बिकॉज जब शेयर होल्डर्स को एक टैक्सेबल होगा, तो शेयर होल्डर देखो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, कुछ शेयर होल्डर 30% ब्रैकेट में होते हैं, कुछ 20%, कुछ बहुत कम एग्जाम्प्टेड में। तो गवर्नमेंट ने कहा इस केस में जो बायबैक होगा कंपनी का, पहले तो चलो मैं थोड़ा सा आपको बायबैक के बारे में भी बताता हूँ, मुझे किसी को कंफ्यूजन है बायबैक का मतलब क्या है। लेट टेक द एग्जांपल से कंपनी, अब मैं आपको एग्जांपल है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस कंपनी है, उनके पास लेट जस्ट द एग्जांपल 1 लाख शेयर्स है, ओके, जिनकी वैल्यू है 100 लाख। दिस इज जस्ट द एग्जांपल, यानी एक शेयर कितने का हो गया, एक शेयर हो गया 100 रुपीज का, करेक्ट, ऐसे। अब कंपनी के पास लेट टेक द एग्जांपल 20 लाख रुपीज, लेट टेक द एग्जांपल कंपनी के पास से 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। अब उनके पास दो ऑप्शन है, और नेट प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शेयर होल्डर्स में। अब जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वहां पे डिविडेंड पे जो टैक्स लगता है, यानी कुछ लोगों को 30% टैक्स लग जाता है, करेक्ट, तो डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। तो कंपनीज क्या करते थे, पर्टिकुलरली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज में फ्री कैश फ्लो होता है, उनको कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, ना कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है उनको, तो वो क्या करते थे, वो बायबैक करते थे शेयर। बायबैक का मतलब समझो, अब जैसे 100 लाख, ओके, यानी इतने, वो एक शेयर देखो 1 लाख शेयर है, दिस इज द शेयर्स। तो इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने क्या किया, 1 लाख में से लेट से 10,000 शेयर्स बायबैक किए। बायबैक यानी जो भी उनके शेयर होल्डर्स है उनको कहा कि आप हमें 10,000 शेयर्स अब हम परचेस करेंगे मार्केट में से, ओके, जितना भी है, लेट से आपका शेयर 100 रुपीज का है ना, हम आपको 125 रुपया देंगे। अब लोग रेडी हो जाते हैं बहुत सारे, जो शॉर्ट टर्म में देखते हैं, वो 125 रुपीज में वो शेयर बेच देंगे कंपनी को। कंपनी क्या करेगी, अब देखो कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी क्या देखो, कंपनी के शेयर्स कम हो गए, यानी 90,000 शेयर्स हो गए जो 1 लाख थे, क्योंकि बायबैक कर लिया 10,000 शेयर। और वहां पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के शेयर की वैल्यू तो 100 लाख ही है ओवरऑल, यानी दिस इज, मैं कम से कम टाइम में आपको थोड़ा लॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जैसे शेयर्स कम होंगे वैल्यू बढ़ जाएगी शेयर्स की, क्योंकि 100 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो पर शेयर हो गया
₹100 का, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे शेयर वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी जो शेयर की वैल्यू यानी जो शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग होते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है। ओके, चलो ये हो गया बायबैक। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या है बायबैक के केस में? होता ये था कि वो टैक्सेशन का बड़ा इम्प्लीकेशन जो था थोड़ा कंपनी के साइड पे था, पर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब ये जो बायबैक का जो इम्प्लीकेशन है वो ज्यादा रिसिपिएंट के हाथ में हम लेंगे, यानी उनसे जो भी ज्यादा टैक्सेशन भी हम उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द अमेंडमेंट गवर्नमेंट हैज डन। देन amendment in section 112A. Okay, yes, okay, I hope again from my side everything has been fine. I'm audible. I hope I'm audible to everyone. If just type in the chat box audible. Okay, yes. So now let me tell you that the amendment is section 112A की the exemption limit मैंने थोड़ा सा बताया था आपको शुरू में। exemption limit जो शेयर्स इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो लिस्टेड, मैं लिस्टेड शेयर्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी शेयर्स की बात, अनलिस्टेड शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लिस्टेड शेयर्स है या म्यूचुअल फंड्स है, तो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, उनके लिए गवर्नमेंट ने जो 1 लाख रुपीस तक का जो एग्जम्पशन था उसको बढ़ा के 1,25,000 किया हुआ है। तो दिस इज द गुड मूव गवर्नमेंट हैज डन। चलो मैं थोड़ा सा इसको आपको प्रैक्टिकली भी बताता हूं कि क्या इफेक्ट होने वाला है। लेट टेक द एग्जांपल, से दिस इज अ मिस्टर एक्स या मिस्टर राम। अब मिस्टर राम या राम ने शेयर सेल किए। ओके, तो सेल किए शेयर, सेल कंसिडरेशन है, लेट टेक द एग्जांपल से 10 लाख के शेयर्स बेचे। ओके, अब ये शेयर्स पे लेट टेक द एग्जांपल, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पे जनरेट हो रहा है, जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिंपल लैंग्वेज में परचेस प्राइस, मैं सिंपल बना रहा हूं, परचेस प्राइस लेट से इसकी थी 4 लाख रुपीज। तो अब इसको कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ, एलटीसी के मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6 लाख। यानी मोटा मोटा सा अगर आप देखेंगे, आफ्टर द अमेंडमेंट में बात क्या होने वाला है, अमेंडमेंट के बाद 6 लाख पे 12.5% टैक्स लगने वाला है। अब तो गवर्नमेंट ने क्या, गवर्नमेंट का पहले क्या करते थे, गवर्नमेंट पहले था इसमें एग्जम्पशन मिल जाता था 1 लाख रुपीज का, 1 लाख का एग्जम्पशन। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाज 5 लाख रुपीज। अब 5 लाख पे मोटा सा 10% पहले होता था, दिस इज व्हाट। ओके, तो टैक्स लग जाता था 10%, यानी 50,000 रुपीज का। बट अमेंडमेंट के बाद क्या हो रहा है, अब ये समझो। ओके, आफ्टर द अमेंडमेंट, तो ये तो सेम होगा, ये सेम है 10 लाख, ये 4 लाख, ये हो गया 6 लाख। 6 लाख के बाद अब ये जो एग्जम्पशन है 1 लाख की जगह पे गवर्नमेंट देगा 1.25 लाख, यानी यहाँ पे 25,000 रुपीज की बढ़ोतरी गवर्नमेंट ने की है। अब ये कितना बचा, 4.75 लाख रुपया बचा। और ये 4.75 लाख में गवर्नमेंट का कहना है अब हम टैक्स 12.5% लेंगे आपसे। पहले कितना लेते थे, 10%, अब लेने वाले हैं 12.5% टैक्स। आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन? If yes, type in the chat box yes. Okay, कैलकुलेशन देखो, मैंने 2 अमेंडमेंट्स आपको पैरेलली एक ही एग्जांपल में बताया है। दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल सेशन इज। ओके, मैं आपको एक्चुअली एग्जांपल के साथ यहाँ पे बता रहा हूं कि कैसे इंप्लीकेशन यहाँ पे आने वाला है। यस, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मैं और आपको अगर बताओ थोड़ा इन डेप्थ में बेनिफिट, अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट किससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है उससे। कैसे सर, कैसे उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे जिसकी इन्वेस्टमेंट मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको थोड़ा और एम्फेसिस बनाता हूं। किसी ने रिच इंडिविजुअल है, उसके 100 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, उसने 50 करोड़ के शेयर सेल किए। अब 50 करोड़, उसको मान लो 30 करोड़ का बेनिफिट हो, तो उसका स्लैब रेट कितना, उसको तो अब देख सकते हो, उसको सेस भी पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली, उसके साथ उसको एडिशनल यानी उसका टैक्स ब्रैकेट भी बड़ा होगा ऑब्वियसली, सरचार्ज भी उसको पे करना है, सब कुछ। पर वो क्या करता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंदर 10% ही टैक्स पे करेगा। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आपसे तो हम ज्यादा ले सकते हैं पैसा, 2.5%। अब जो बहुत छोटा टैक्स पेयर है, यानी
इसे 2-5 लाख जिसने इन्वेस्ट किया, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो हम आपसे ज्यादा पैसा तो नहीं लेना चाहते, बिकॉज देखो हमने आपको क्या कर दिया, भले ही यहाँ पे टैक्स का रेट बढ़ा दिया 2.5% है, बट आपको तो हमने यहाँ पे 25,000 का बेनिफिट भी तो दिया है, वो भी समझो। तो देखो दिस इज द वे गवर्नमेंट थॉट प्रोसेस इज। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखो गवर्नमेंट का ये जो बजट में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी था, वो था कि सिंप्लीफाई करना। जितना सिंपल होता है उतना फॉलो करना इजी होता है। okay? और ये सिंप्लीफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग इनकम टैक्स को सिंपल करने वाले करेंगे, उसके अलावा हम जीएसटी को भी सिंपल करेंगे। और पर्टिकुलर इनकम टैक्स के बाद अगर देखो तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 6 महीने बाद हम लोग वापस रिव्यू करने वाले हैं इनकम टैक्स को, यानी जो भी प्रोविजन जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो इसमें ज्यादा लिटिगेशन होते हैं, उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो 4 साल पहले 2020 में इनकम टैक्स में स्कीम आई थी, विवाद से विश्वास स्कीम के। तो काफी सारे लोगों ने वहां पे उस स्कीम का बेनिफिट लिया। तो गवर्नमेंट हैज री इंट्रोड्यूस द स्कीम। अच्छा, री इंट्रोड्यूस करके क्या क्या करना है गवर्नमेंट को? अब ये जो स्कीम है इसमें डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना है, यानी जो भी, अब जैसे मान लो किसी से गलती हो सकती है या फिर डिपार्टमेंट अननेसेसरी नोटिस भेज के वो किसके लिटिगेशन में जा गई है, लिटिगेशन में जाएगी, सालों साल लिटिगेशन चलेगा। अब जो लिटिगेशन में एक तो जो पार्टी है या जो एसएससी है उसको हेडेक ही है ना, बिकॉज उनको हियरिंग अपियर करना है, कंसल्टेंट अपॉइंट करना है, खर्चा भी उसका बढ़ रहा है, टाइम भी जा रहा है। गवर्नमेंट के एंगल से देखोगे तो सेम थे, गवर्नमेंट का पैसा ब्लॉकेज है, तो वहां पे उनको पैसा भी रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि लिटिगेशन में गवर्नमेंट के फेवर में आएगा तब आएगा, पॉसिबिलिटी वो भी कम होती है गवर्नमेंट में। मैंने गवर्नमेंट ज्यादातर, अगर मैं लिटिगेशन की बात करूं तो ज्यादा एसएससी विन करते, अप्रोक्सीमेटली 85%। गवर्नमेंट win the case only 15% of the overall cases. Okay, this is what the overall survey is. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सालों साल लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा इनकम टैक्स के केस में कि हम एक सिंपल सी स्कीम लेके आते हैं जिसमें आपके जो रिजॉल्व डिस्प्यूट्स हम इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे, आपको कंसेशन हम देने वाले हैं। गवर्नमेंट का बेनिफिट है कि गवर्नमेंट को टाइमली रेवेन्यू भी मिलेगा। अब ये ओवरऑल स्कीम जो है उन्होंने एक फाइन प्रिंट में कुछ दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं किया है। बट यस, आपके अगर कुछ क्लाइंट्स है या आपके खुद का भी मान लो ऐसा लिटिगेशन है, तो यू शुड गो थ्रू दिस विवाद से विश्वास स्कीम। और ज्यादा उस पर डिटेल्स आ जाएगा, यानी एक आध वीक में डिटेल्स आएंगे। यू कैन गो थ्रू द स्कीम एंड यू कैन अवेल द स्कीम। अच्छा, ये स्कीम किसके लिए यूजफुल है? कि ये स्कीम उनके लिए यूजफुल है कि जिनकी लिटिगेशन में केसेस है और ऐसे पर्टिकुलर लगता है कि वो फॉल्ट में है, तो उनके लिए तो स्कीम लेनी चाहिए। बिकॉज बाद में मान लो लिटिगेशन में उसके अगेंस्ट में अगर रिजल्ट जाएगा तो इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, पर यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट पेनल्टी में पे काफी सारा उन्होंने बेसिकली बेनिफिट दिया हुआ है। दिस इज द वन ऑफ द गुड स्कीम थ्रू विच द लिटिगेशन कैन बी रिड्यूस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीएसटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये जीएसटी का, बिकॉज जीएसटी में अब देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूँ। जीएसटी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स तो हो जाती है जीएसटी काउंसिल के थ्रू, तो इसलिए यहाँ पे अमेंडमेंट्स के लिए कम स्कोप होता है। पर गवर्नमेंट एक रैशनलाइजिंग एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट लेके आई है। वो अमेंडमेंट आपको एज अ कंसल्टेंट पता होना ही चाहिए, या अगर आप खुद की टैक्स कंसल्टेंसी स्टार्ट करोगे तो उसके लिए भी आपको ये बहुत यूजफुल है। तो चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस अमेंडमेंट इज सेक्शन 16। अच्छा, सेक्शन 16 ये बेसिकली कंडीशंस बताता है कि ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है। तो उसमें कंडीशन है और कंडीशन ये है कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है तो यू हैव टू फाइल योर रिटर्न बाय द पहले सितंबर था, देन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड दैट अप टू 31st of October, यानी नवंबर मंथ समझ लो आप, मोटा मोटा सा अक्टूबर का रिटर्न जो भी फाइल होता है 20 नवंबर तक। तो अब देखो क्या प्रॉब्लम होता था, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक प्रैक्टिकली बताता हूं। लेट्स से अब पर्टिकुलर पर्सन, अब देखो नया नया जीएसटी आया, लोगों को पता नहीं था। FY 17-18 में, जैसे 17-18 में लेट्स से, या फिर 17-18 जस्ट द एग्जांपल से, ओके, इसका रिटर्न
इसको फाइल करना है। ओके, तो गवर्नमेंट की एक्चुअली डेट थी, बाद में उन्होंने थोड़ी एक्सटेंड भी की थी। एट दैट टाइम दैट वाज सितंबर 2018। ओके, मैं आपको पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो लोगों ने जो भी, यानी ये जब रिटर्न है GSTR 1, 3B, ये सब कुछ सितंबर 18 तक फाइल होना चाहिए। ठीक है, अब लोगों ने ये रिटर्न बाद में भी फाइल किए क्योंकि उनको पता नहीं था, नया नया GST था। तो कुछ लोगों ने, सप्लायर्स ने ये रिटर्न फाइल किया लेट सितंबर, जैसे मान लो जनवरी 2020 में फाइल किया, फरवरी 20 में फाइल किया। कब, कौन से साल के रिटर्न? फाइनेंशियल ईयर 17-18 या 18-19 के भी, यानी जब उनको पता चला प्रॉब्लम क्या था, वो पता चला, तब उन्होंने फाइल किया। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना, प्रोविजन ऐसी है कि FY 17-18 के रिटर्न सितंबर 18 तक फाइल होने चाहिए। ये फाइल कब हो रहा है? 2020 में। फिर उसके लिए नोटिस थी, फिर बाद में गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आए। आपने रिटर्न फाइल किया है तो सीए सर्टिफिकेशन दो, 5 लाख रुपए तक है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन दो, ऐसी कुछ स्कीम गवर्नमेंट लेके आई। ठीक है, ओके, अब गवर्नमेंट ने इसको सिंपल बनाया। तो गवर्नमेंट का कहना है, नाउ लेट अस सी दिस। ओके, now in this scheme, let's see what government is saying. In section 16 of the Central Goods and Service Tax Act, with effect from 1st day of July 2017, okay, the following subsection shall be inserted here in respect of invoice, debit note for supply of goods or services, और both pertaining to financial year। कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है गवर्नमेंट? फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 एंड 2021। यानी आप देखो यहाँ पे कोविड का भी पीरियड था, एक तो ये नया पीरियड 1, 2, 3, ये 4 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एनी रिटर्न अंडर सेक्शन 39 व्हिच इज फाइल्ड अप टू 13th डे ऑफ नवंबर 2000। यानी ये जो रिटर्न्स इस दिन तक फाइल हुए हैं, यानी 17-18 का रिटर्न अगर मान लो नवंबर 21 में भी फाइल होता है, फिर भी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लिटिगेशन की केसेस कम होने वाले। क्यों? बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ने एड-हॉक नोटिस दी है। कैसे? मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। अब जैसे से हियर दिस इज the case for number of consultants से फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का रिटर्न है, ये फाइल होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, सितंबर 19 तक ये रिटर्न फाइल हो रहा है, जनवरी 2020 रिटर्न फाइल। ओके, रिटर्न फाइल कब हो रहा है? जनवरी 20 में, इन जनवरी 20। तो यहाँ पे ITC नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने कहा नाउ वन कैन हैव दैट। Okay, this is what the government benefits is been government will, the SEC will get by. This is what based on the reading of this amendment. Now let's come to the one section, that is section 74A. ये गवर्नमेंट नया सेक्शन लेके आए। सेक्शन 73 एंड 74 इज डीलिंग अबाउट द डिमांड। अच्छा, सेक्शन 73 डिमांड मान लो जिसमें जैसे गलती से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले या ज्यादा ले ली क्रेडिट, एरनियस, ये सब, यानी ये है तो सेक्शन 74 एप्लीकेबल है। ओके, बट अगर ये फ्रॉड और ये सब केसेस नहीं तो सेक्शन 73। अब ये जो सेक्शन 74 था, ये सेक्शन 74 सीवियर सेक्शन, कोई फ्रॉड लेके क्रेडिट ले रहा है, एरनियस रिफंड ले रहा है, ओके, विलफुल डिफॉल्ट ले रहा है, विलफुल निग्लिजेंस है, इसकी वजह से वो ज्यादा क्रेडिट ले रहा है, कम टैक्स पे कर रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने हार्श स्टेप्स लिए सेक्शन 74 में। अब ये जो है सेक्शन 74A गवर्नमेंट नया सेक्शन लेके आया और गवर्नमेंट का कहना है ये सेक्शन एप्लीकेबल होने वाला है, ओके, पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स। अच्छा, यानी जो भी नोटिस अब इश्यू होगी वो 74 की नोटिस 74A के अंडर में होगी। यानी अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सब नहीं पढ़ रहा हूं, यहाँ पे जो स्लाइड पे दिया है, फर्क क्या है पहला 74 और अब का 74A में, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो पहला जो सेक्शन 74 था, पहला यानी अभी भी है, बट फाइनेंशियल 24-25 से बाद में जो नोटिस आएगी वो आएगी सेक्शन 74A के अंडर। सेक्शन 74 कहता था फ्रॉड किया है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है, ओके,
तो उसकी वजह से वो अगर रीजन है तो विद इन 5 years आपको नोटिस भेजनी है। यानी 5 years का मतलब मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, फ्रॉम द 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। यानी अगर मान लो FY 18-19 है, इसकी ड्यू डेट क्या है एनुअल रिटर्न फाइलिंग की? 31 December 2019। ओके, ये ड्यू डेट है, तो वहां से 5 साल के अंदर आपको नोटिस भेजनी। यानी कब तक? यानी 20, 21, 22, 23, 24, यानी 30 December 2024 तक 5 साल के अंदर आपको नोटिस भेजनी है। ये सेक्शन 74 कहता था, बट अब ये सेक्शन 74A क्या कहता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सेक्शन 74A कहता है कि अब जो है ये पीरियड हो जाएगा 42 मंथ्स का, यानी गवर्नमेंट ने पीरियड कम किया। अच्छी बात है, ओके, ऐसे चीज के लिए अच्छी बात है, बिकॉज 5 साल इतना ज्यादा बहुत, मैंने इतने डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलेंगे, डिफिकल्ट होता था, तो गवर्नमेंट है रिड्यूस दैट पीरियड। दिस इज गुड पार्ट। दूसरा, पहले ऐसे था कि पेनल्टी फॉर एक्सेस ITC क्लेम्ड और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स 25% ऑफ टैक्स, यानी 25% टैक्स की पेनल्टी लेगी और आप भर दो टैक्स। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, वैसे नहीं करेंगे, हम लोग सेग्रीगेट करते हैं इशू। अगर आपने एक्सेस ITC क्लेम किया है किसी वजह से, या आपने शॉर्ट पेमेंट किया है, तो ये माइल्ड डिफॉल्ट तो है, माइल्ड है, और इस केस में हम आपसे 10% जो है, ओके, ये पेनल्टी हम आपसे लेने वाले हैं पर, और 10,000 विच एवर इज हायर, ओके, पर मैक्सिमम होगी 10%। पर वही अगर मान लो फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट, यानी आपने बड़ा डिफॉल्ट किया है, इस वजह से है, तो आपको फिर 100% इक्विवेलेंट टू द टैक्स ड्यू, यहाँ पे 100% तक आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। Okay, so this is what the section 74 says here. Okay, so this is all about the GST. GST में ज्यादा amendments नहीं है obviously, okay, because GST में ज्यादा जो amendments होती है, वो ज्यादा amendments particularly cover होती है थ्रू द GST काउंसिल, यानी GST काउंसिल की जो भी मीटिंग्स है उसमें ये ज्यादा अमेंडमेंट्स, उसके थ्रू ये ज्यादा अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट की जाती है। So this is all about the today's amendment session. I hope everybody has enjoyed the session, and though if you're not the part of this education system, okay, but if you want to understand more about the tax consultancy career, so there is a one free session on, generally it has been on every Sunday. So I'm sharing the link here. Those who are attending this session, okay, and those who want to know more about the tax consultancy career, so they can attend my session on Monday, on Sunday at 11 a.m. So I have given the link here. Apart from that, you can also be the part of my YouTube channel. तो मैंने उसकी भी लिंक यहाँ पे दी हुई है. Contact number is also with you. Particularly, I am talking to those participants who are new and attending my session first time here. I hope everybody has enjoyed today's session. If yes, type in the chat box, enjoyed. Okay, and I'm very happy to see all of you here. I can see here. So I hope everybody has enjoyed this session, and I'm highly appreciating you to attend this session. Okay. Thank you very much for becoming the part of this session. Thank you very much.